आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। जो सामान्य मुजरिम होते हैं उनको जो सुविधाएं मिलती हैं जेल में वो भी नहीं दी गई। कई दिनों तक तो मेरी दवाई बंद कर दी इन्होंने। पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ। ये मेरे को तोड़ना चाहते थे, लेकिन इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूं। मेरी रगों में हरियाणा का खून दौड़ रहा है। तुम किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। और इन्होंने जो कुछ भी करा मेरे साथ, हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? इन्होंने मेरे को जेल भेजा, अब हरियाणा वाले इनको हरियाणा से बाहर भेजेंगे। दोस्तों, पूरा हरियाणा इस टाइम बदलाव चाह रहा है। पूरा हरियाणा, जहां जाओ पता चलता है कि लोग इनको गांव में नहीं घुसने दे रहे, गली में नहीं घुसने दे रहे, है कि नहीं है? गली में नहीं घुसने दे रहे। पूरा हरियाणा बदलाव चाह रहा है इस टाइम। और अभी तक हरियाणा में क्या था? पार्टी इससे नाराज होगा इसको वोट दे दिया, इससे नाराज होगा इसको वोट दे दिया। इस बार आपके सामने ईमानदार पार्टी आई है। इस बार ईमानदार पार्टी आई है। जब मैं जेल में था, इन्होंने बहुत कोशिश करी हमारे एमएलए खरीदने की। इन्होंने कहा दिल्ली के एमएलए खरीद लेंगे, दिल्ली सरकार तोड़ देंगे, पंजाब की सरकार गिरा देंगे। एक एमएलए नहीं टूटा हमारा, एक एमएलए नहीं तोड़ पाए। एमएलए तो छोड़ो, एक कार्यकर्ता नहीं तोड़ पाए ये हमारा। इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है, इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है। मैं अभी जेल से लौटा, मैं चाहता बड़ी आराम से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकता था, पर मैंने कहा नहीं। 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम लौटे थे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। केजरीवाल भी अग्नि परीक्षा देगा अपनी। ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल चोर है। मैंने दिल्ली की जनता को कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर आपको लगता है केजरीवाल चोर है, मेरे को वोट मत देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, तभी मेरे को वोट देना। और अगर दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल ईमानदार है और दिल्ली की जनता मेरे को वोट देके जिताएगी, तभी मैं दोबारा सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो सीएम की कुर्सी पे नहीं। मुझे नहीं लगता किसी भी नेता ने आज तक इतनी हिम्मत की है इस तरह का बयान देने के। दोस्तों, आज आपके सामने विकल्प है। एक तरफ आपके अपने चहेते आदर्श जी हैं, आदर्श पाल जी हैं एक तरफ। 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहते हैं, सुख दुख में काम आते हैं। सब लोग जानते हो आप लोग इनको, आपके चहेते, आपके भाई, आपका बेटा। और दूसरी तरफ कंवर पाल है, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री है आपका। बेड़ा गर्क कर दिया उसने हरियाणा के स्कूलों का, बेड़ा गर्क कर दिया पूरे हरियाणा का। करा कि नहीं करा? पूरे हरियाणा के अंदर शिक्षा माफिया चल रहा है इस टाइम। प्राइवेट स्कूलों का, प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस बढ़ा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे नहीं कर रहे? और इनकी सरकार मिली हुई है उनके साथ। दिल्ली के अंदर हमने सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, पता है कि नहीं आपको? दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी बंद कर दी, पता है कि नहीं आपको? हरियाणा में भी करके दिखा देंगे। देश में कई स्थानों पर मॉनसून की बारिश का सिलसिला जारी है।
इसके साथ ही अब दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल बन रही हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य में 23 सितंबर के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। शनिवार को उत्तरी अंडमान सागर और उसके आसपास के इलाकों में हवा का चक्रवाती परिसंचरण होने की संभावना है। ये परिसंचरण उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। इसके बाद इसके प्रभाव से 23 सितंबर को आसपास उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है। उत्तर पूर्व राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में भी एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के कुछ इलाकों में अगले 3 दिनों के दौरान कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। 23 से 26 सितंबर के दौरान छत्तीसगढ़ में, 24 से 26 सितंबर के दौरान विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में, 25 और 26 सितंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह अंडमान और निकोबार आइलैंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। अगले 5 दिनों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। उसके बाद के 2 दिनों के दौरान भी हल्की बारिश की संभावना है। 22 से 26 तारीख के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, 23 से 26 तारीख में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में गर्मी और उमस भरा मौसम बना रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 22 सितंबर तक सामान्य से अधिक तापमान रह सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के लिए सामान्य है। मौसम विभाग के अनुसार शाम 5:30 बजे न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि आर्द्रता का स्तर 63% था। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली अगले 6 दिनों तक ग्रीन जोन में रहेगा और कहीं चेतावनी जारी नहीं की जाएगी। शनिवार को आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है। गुरुवार को शहर में न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ये 14 वर्षों में सितंबर महीने का सबसे कम तापमान था। शनिवार को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। एयर क्वालिटी में सुधार हुआ है और ये 96 रही है, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। धरती की आगोश में जैसे समा गया एक पूरा का पूरा ट्रक, धंस गया जमीन के भीतर। जी हां, ये कोई एडिटिंग या एआई का कमाल नहीं, बल्कि बिल्कुल असली वीडियो है। जरा यकीन कीजिए अपनी आंखों पर, गौर से देखिए। ये बाकायदा एक भरा पूरा टैंकर नुमा ट्रक है जो पूरा का पूरा जमीन में उतर गया। शहर के भीतर भीड़ के बीचों बीच अच्छी खासी सड़क फटी और हो गया कांड। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे महानगर की हैं, जहां ट्रक उल्टा होकर सिटी पोस्ट ऑफिस के परिसर में एक गड्ढे में घुस गया। ये पुणे का बुड़वार पेट इलाका है। बारिश के दौरान पोस्ट ऑफिस परिसर का एक हिस्सा ढह जाने के बाद ट्रक का पिछला हिस्सा गड्ढे में गिर गया और मुंह यानी केबिन गड्ढे के फ्रंट पर आ गया। बताया जा रहा है कि ट्रक पुणे नगर निगम का है और नाले की सफाई के काम के लिए वहां गया था। फिर अचानक ट्रक के पीछे जमीन ऐसी धंसी कि गहरा गड्ढा बनता चला गया और ट्रक उस गड्ढे में गिर गया, और ऐसा गिरा कि गिरता ही चला गया। वो तो गनीमत रही कि ड्राइवर खतरे को भांपकर जरा पहले ट्रक से कूद गया, वरना वो भी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज आपको सिहरा देगा।
जमीन में धंसे ट्रक को देखने पुणे शहर के लोगों का हुजूम उमड़ने लगा। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जैसे ही खबर लगी, पुलिस और अग्निशमन दस्ते के लोग बड़ी सी क्रेन लेकर मौके पर पहुंचे। फिर शुरू हुई ट्रक को निकालने की कवायद। गड्ढा करीब 25 फीट गहरा था और ट्रक के समा जाने के बाद कोई स्पेस नहीं था। बड़ी मुश्किल से क्रेन की रस्सी बांधकर ट्रक को खींचा गया। धीरे धीरे करके ट्रक ऊपर आया। देखिए कैसे गहरे गड्ढे से बाहर निकल रहा है टैंकर। काफी मशक्कत हुई तब जाकर टैंकर नुमा ट्रक निकाला जा सका। कहा जा रहा है ये टैंकर सफाई करने सिटी पोस्ट ऑफिस इलाके में आया था। जहां खड़ा था वहीं जमीन अचानक धंस गई और पूरा का पूरा ट्रक जमीन के अंदर। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। लगभग 4-4:15 बजे कॉल आया था कि सीट जो लक्ष्मी रोड है वहां पर समाधान चौक के यहाँ जो सिटी पोस्ट है बड़ा, वहां पर एक ऐसे हादसा हुआ है कि एक ट्रक जो है वो कुछ गड्ढे में गिरा है, ऐसा एक कॉल था। हमारे जो जवान थे, फायर गाड़ियां 2 यहाँ पर जब पहुंची तो ये अलग ही दिखा कि यहाँ पर एक ट्रक है और वो गड्ढे में गिरा है। लेकिन प्राथमिक जानकारी के अनुसार हमने जब जांच की तो ऐसा समझ में आया कि कुछ यहाँ पर साफ सफाई का काम होने वाला था अंदर ड्रेनेज का, और उसके लिए ये ट्रक आया था और अचानक से वो गड्ढे में गिर गया। कुछ मालूमात नहीं थी, उसमें ड्राइवर था, ड्राइवर ने भी कूद गया बाहर, इसलिए उसकी समझो जान बच पाई है। लेकिन और अभी पीएमसी रहने दीजिए, यहाँ पर मेट्रो का टीम आया है, पीएमसी के जो एक्सपर्ट। नेताओं को क्या चाहिए? जनता, कार्यकर्ता और एक अदद कैमरा, बस काम हो जाता है। लेकिन कई बार यही कैमरा सब कुछ उजागर कर देता है। जी हाँ, बीजेपी के एक नेताजी जो बाकायदा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, एक बार नहीं 3-3 बार के मेयर हैं, उन्होंने कैमरे की लालच में कुछ ऐसा कर दिया कि सोशल मीडिया पर उन्हें खूब लानत मलामत भेजी जा रही है। इतना ही नहीं, उनका खासा मजाक भी बन गया। यूपी के मुरादाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। इस वीडियो में मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे थे। मौका था पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर का और जगह थी मुरादाबाद का बीजेपी दफ्तर। दरअसल उस दिन पार्टी के युवा मोर्चा ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया था। तो मेयर साहब भी जोश में पहुंचे, बेड पर लेटे, पास खड़े डॉक्टर ने इंजेक्शन निकाला, एक हाथ में बॉल पकड़ाई। इस बीच कार्यकर्ताओं ने मेयर विनोद अग्रवाल का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, फोटो खींचने लगे। लेकिन ये क्या, रक्तदान से पहले ही फोटोबाजी पूरी कर मेयर साहब ठहाके लगाते हुए उठ खड़े हुए और जोर जोर से हंसने लगे। कहा, डॉक्टर साहब हम तो ऐसे ही आए हैं, ब्लड डोनेट ही नहीं किया। विनोद अग्रवाल बीजेपी से मुरादाबाद नगर निगम के मेयर हैं। फिर क्या था, देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया यूजर्स ने मेयर साहब को आड़े हाथों लिया। लोगों का कहना है कि अगर ब्लड डोनेशन करना ही नहीं था तो इतने तामझाम की जरूरत क्या थी। तो किसी ने इसे फोटो खिंचवाने की लालच करार दिया। किसी ने लिखा, ऐसी एक्टिंग तो सिर्फ फिल्मों में देखी है। हालांकि पूरे मामले में मेयर विनोद अग्रवाल की सफाई भी आई है। उनका कहना है कि रक्तदान के लिए वो गए थे, लेकिन हार्ट पेशेंट और डायबिटिक होने की वजह से डॉक्टर ने खून लेने से मना कर दिया, इसलिए रक्तदान नहीं हो पाया। मेयर साहब बताते हैं कि 2 साल पहले हार्ट में स्टंट डल चुके हैं, इसलिए डॉक्टर ने जब रक्तदान के लिए मना किया तो आसपास के लोग हंसने लगे। मेयर साहब ने वीडियो वायरल करने की बात पर कहा कि ये किसी की शरारत है। काफी सारे कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट किया था। लोगों ने अनुरोध किया कि मेयर साहब आप भी दीजिए, तो मैंने बेड पे लेट गया और लेटने के बाद डॉक्टर ने जब ब्लड लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की तो उन्होंने ये मेरे से, जो उनके लिए जरूरी भी है, कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, तो मैंने उन्हें स्पष्ट बता दिया कि मुझे ब्लड शुगर है। और बोले कोई हार्ट से संबंधित, मैंने कहा 2-3 साल पहले हार्ट का वो हुआ था। तब उन्होंने एकदम सुई लगाने से रोक ली और रोकते हुए उन्होंने कहा कि आप ब्लड देने के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर
उसके बाद किसी ने बोले कि एक बोतल लेंगे तो 2 बोतल उल्टी चढ़ानी पड़ जाएगी, इस बात पर सब जने हंस गए। बाकी कोई प्रकरण नहीं। मैं आज भी अपने शरीर का पूरा खून पार्टी के लिए देने के लिए तैयार हूं। तो क्या कहेंगे किन लोगों के? अब ये जिन लोगों ने शरारत की है, कुछ लोगों ने साफ स्पष्ट नजर आ रहा है शरारत करते हुए किसी की। मेयर विनोद अग्रवाल की सफाई तो आ गई है, लेकिन वीडियो तो वायरल हो गया। विनोद अग्रवाल मुरादाबाद के बड़े नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं, उद्योगपति के तौर पर भी उनका नाम है। नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज कर विनोद अग्रवाल तीसरी बार मेयर बने हैं। उनकी पत्नी भी मुरादाबाद की मेयर रह चुकी हैं। हाल ही में लेबनान में वॉकी टॉकी और पेजर विस्फोटकों में बदल गए, जिससे लेबनान में कई लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद लेबनान में कोहराम मच गया और हमले में करीब 37 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3000 लोग घायल हो गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का कुछ हमला भी हो सकता है। इन विस्फोटों पर इस्राइल ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि इन धमाकों के बाद इस्राइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई एक व्यापक स्तर पर बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं और इसकी ताजा बानगी है हिजबुल्लाह की इस्राइल पर एयर स्ट्राइक। जहां देश में एक के बाद एक हुए कई धमाकों से हिजबुल्लाह आग बबूला हो गया है और उसने इस्राइल पर ताबड़तोड़ 140 रॉकेट दागे। यह हमला तब हुआ जब हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने इस्राइल से बदला लेने की कसम खाई थी। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इस्राइल के कई इलाकों में आसमानी कहर बरपाया, जिससे इस्राइल के कई इलाके प्रभावित भी हुए हैं। ये हमले कात्युशा रॉकेट से किए गए थे। इन हमलों की जानकारी खुद हिजबुल्लाह ने तो दी ही है, लेकिन इस्राइल ने भी हमले होने का दावा किया है। हालांकि इस्राइल ने यह भी कहा है कि इन रॉकेट हमलों में कोई नुकसान किसी को नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ने यह हमले उत्तरी इस्राइल में किए। वहीं हिजबुल्लाह की ओर से बयान आया है कि उन्होंने यह हमले दक्षिणी लेबनान के गांवों में हुए हमलों के जवाब के रूप में दिया है। वहीं इस बयान में यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि अगर गजा में युद्ध विराम हो जाता है तो वे इस्राइल पर हमले करना बंद कर देंगे। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा कि इस बार हद हो गई है, इस्राइल ने रेड लाइन को भी क्रॉस कर दिया है। हालांकि दूसरी ओर इस्राइल भी नहीं रुका, उसने भी लेबनान में हमले करना जारी रखा है। पेजर और वॉकी टॉकी के विस्फोट होने के बाद जैसे ही हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने भाषण दिया, वैसे ही इस्राइल ने बेरूत को बुरी तरह दहला दिया। इस्राइल की एयर स्ट्राइक से बेरूत में धुआं हो गया। इस्राइल ने इन हमलों की जिम्मेदारी भी ली है और कहा कि उनके फाइटर जेट्स ने रात भर दक्षिणी लेबनान पर हमला किया और लगातार एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में इस्राइल ने हिजबुल्लाह के करीब 30 मिसाइल लॉन्च पैड तबाह कर दिए। बताया जा रहा है कि इस्राइल ने करीब 70 हवाई हमले किए। वहीं इस्राइल के उत्तरी क्षेत्र में 2 सैनिकों की भी मौत हो गई है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने अंदेशा जताया है कि इस्राएली सेना दक्षिणी लेबनान में प्रवेश कर सकती है। हालांकि अगर इस्राइल ने प्रवेश किया तो इससे हिजबुल्लाह को भी एक मौका मिल जाएगा। इस्राएली डिफेंस फोर्सेस ने अपने देश के नागरिकों से अपील भी की है कि वे लोग बम शेल्टरों के नजदीक रहें ताकि किसी भी आपातकाल की स्थिति में जनहानि न हो सके। इसके अलावा बेवजह सार्वजनिक जगह से दूर रहने की अपील भी की गई है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने पेजरों और वॉकी टॉकी के जरिए हुए सीरियल ब्लास्ट को जंग का ऐलान बताया है। पहले इस्राइल और हमास और उसके बाद इस्राइल और हिजबुल्लाह की इस जंग ने दुनिया भर के देशों को चिंतित कर दिया है। अमेरिका शुरू से ही युद्ध विराम की बात को न जाने कितनी ही बार दोहरा चुका है और न जाने कितनी ही बार युद्ध विराम करने के लिए मध्यस्थता कर चुका है। इसमें अमेरिका ने उन देशों को भी साथ लेने की कवायद की जिनसे कभी इस्राइल के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। जम्मू कश्मीर के बगदाम में सीमा सुरक्षा बल के साथ एक बड़ा हादसा हो गया है। 55 सीटर बस जो करीब 35 बीएसएफ के जवानों को लेकर जा रही थी, वो बस अचानक अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी, जिससे 3 बीएसएफ जवानों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस घटना में कई जवान घायल हैं और उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। पोखरण के अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है और उनकी जांच जो है वो बड़ी ही गहराई से की जा रही है। वहीं इस घटना के हर एक पहलू पर नजर रखी जा रही है और जांच की जा रही है कि आखिर बस अनियंत्रित होकर खाई में कैसे गिर गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से बस के परखच्चे उड़ गए हैं।
घायलों को एचईएस खान साहिब और बगदाम के अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। वहीं जानकारी मिली है कि बगदाम में ब्रेल वाटर हिल इलाके में ये बस हादसे का शिकार हुई और उसके बाद जब बस चल रही थी तो अचानक बस फिसल गई, अनियंत्रित हो गई और उसके बाद अनियंत्रित होकर बस खाई में जा गिरी, जहां बस के परखच्चे उड़ गए। वहीं इस घटना में बीएसएफ के 3 जवानों की मौत हो गई है और कई जवान घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि बस में करीब 35 जवान शामिल थे। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायल जवानों का रेस्क्यू करने में मदद करने लगे, उन्हें बस से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। इतनी ही देर में भारतीय सेना के जवान भी वहां पर आ गए। बताया जा रहा है कि हादसा तब हुआ जब जवान फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस कर रहे थे और तभी बगदाम जिले में यह हादसा हो गया। इसके बाद पहले स्थानीय लोग वहां पर पहुंचते हैं, घायलों की मदद करते हैं और जो जवान बस में फंसे हुए थे उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं। इसके तुरंत बाद भारतीय सेना के अन्य जवान भी वहां पर पहुंच जाते हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अभी तक हादसे के कारणों का पता भी नहीं चल सका है। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में शुक्रवार को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में मोटार फटने से बीएसएफ के 3 जवान अन्य भी घायल हो गए हैं। तो 2 जो है ये हादसे अलग अलग जगहों पर हुए हैं। एक तो बगदाम जिले में हुआ है जम्मू कश्मीर के, और दूसरा राजस्थान के पोखरण रेंज में यह हादसा हुआ है, जहां पर फायरिंग रेंज में जब जवान प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस दौरान अचानक एक मोटार फट गया और उससे 3 जवान घायल हो गए हैं और इन घायलों को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों राजौरी में भी एक इसी प्रकार की घटना सामने आई थी, जिसमें एक बस अनियंत्रित हो गई थी और वाहन हादसे का शिकार हो गया था और यह हादसा बुधवार को मंजाकोट इलाके में हुआ था। बताया जा रहा है कि वाहन चला रहे जवान ने ब्लाइंड मोड़ पर संतुलन खो दिया और इससे करीब 400 फीट गहरी खाई में वाहन गिर गया। और वहीं बुलेट प्रूफ वाहन में पैरा 2 यूनिट के जवान बैठे थे। इसमें 6 कमांडो घायल हो गए थे और इसमें एक लांस नायक शहीद हो गए थे, उनकी मौत हो गई थी। दक्षिण भारत के तिरुमला मंदिर में दिए जाने वाले तिरुपति लड्डू प्रसादम में कथित तौर पर जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल का मामला गरमाया हुआ है। खासतौर पर आंध्र प्रदेश में सियासी पारा गरमाया हुआ है। इसी गर्माहट के बीच अब आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण का बयान सामने आया है। लड्डू प्रसादम में कथित तौर पर जानवरों की चर्बी विवाद के बीच उन्होंने खुद को आहत बताया है और साथ ही मंदिरों की पवित्रता की रक्षा के लिए सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की स्थापना की मांग कर डाली है। पवन कल्याण ने कहा है कि इस खुलासे के बाद से हम सभी आहत हैं और हैरान भी हैं। उन्होंने कहा कि जब ऐसे लोग जिम्मेदारी संभालते हैं जिन्हें मंदिर की पवित्रता की कोई परवाह नहीं होती तो यही होता है। पवन कल्याण ने कहा कि ये सिर्फ प्रसाद की बात नहीं है, शायद शराब और मांस भी वहां पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने इस पवित्र प्रसादम की शुद्धता को बरकरार रखने के लिए सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाने का सुझाव दिया। वहीं तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में कामकाज और प्रसाद की गुणवत्ता पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि प्रसाद की गुणवत्ता हमेशा उच्च स्तर की होती है और इसकी पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए इसे विश्वसनीय समूहों और कंपनियों से लिया जाता है। It should be Sanatana Dharma Parirakshana Board is the order of the day. It is very essential. That's what I feel. Because any kind of desecration happens to idols. The sanctity of the temples not been maintained, like TTD Prasadana. And whatever the Agama Shastra says, the practices, the devotional practices, the method you pray, when they're not being practiced, I think a lot of mere political employments come into the picture. So there should be, I feel, the reason I had proposed for Sanatana Dharma Parirakshana Board is essential. The reason was, when you leave it to the political groups, there is more such incidents are likely to happen on a regular basis, which to thwart it and to put find a permanent solution or to find a permanent method to mitigate, I think Sanatana Dharma Parirakshana Board, I think we should constitute. Maybe I'll speak to our cabinet and honorable CM also. I think
I think I'll take it forward, this particular concept. हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान अपराधियों का बोलबाला है। बीते एक सप्ताह के अंदर हरियाणा में 2 गैंगवार की घटनाएं हो चुकी हैं। इसी बीच आज कालका से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के काफिले पर फायरिंग हुई है। जानकारी के मुताबिक कालका विधानसभा क्षेत्र से रायपुर रानी के पास भरौली गांव से प्रदीप चौधरी का काफिला गुजर रहा था। इस दौरान काफिले पर फायरिंग हुई। इस गोलाबारी में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी सुरक्षित हैं। हालांकि उनके एक समर्थक को गोली लगी है, जिसका नाम गोल्डी खेड़ी बताया जा रहा है। गोल्डी खेड़ी कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थक है। हालांकि अभी तक हमलावरों का पता नहीं चल पाया है और ना ही किसी गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। गंभीर रूप से घायल गोल्डी खेड़ी को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। हम तो प्रदीप चौधरी जी के लिए अपना प्रचार में जा रहे थे जी। कम्बाड़ा गांव से निकल के रेती गांव में एंट्री कर रहे थे। जैसी एंट्री करी हमने बस स्टैंड पे पहुंचे, वो गांव के बस स्टैंड पे पहुंचे तो वहां ये लड़का जिसकी गोली लगी है गोल्डी नाम का, ये वीडियो बना रहा था। तो मैं तो आज पहली बार देखा इसको, लड़के को जानते भी नहीं थे हम तो इसको चरे को। ये वीडियो बना रहा था तो हम जैसे निकले, हमारी गाड़ियां निकली, हमारी गाड़ियों से पीछे 3-4 गाड़ियां थी। तो इतने में बम पटाखों की आवाज आई। हमने सोचा कि बम बजा रहा होगा कोई खुशी में, नेता के आने में बजा देते हैं कई बार। तो औरतों ने बताया कि लड़का मार दिया। तो हम नीचे उतर के दौड़े, उस तरफ 200-300 फुट दूर था हमारे से। तो जो ये लड़का जिसकी गोली लगी है, ये सामने गली थी, इसने गांव की गली में अंदर घुस के जान बचाई। लोग इकट्ठे हो गए वहां पे और दूसरे लड़के को हाथ में गोली लगी। मतलब पीछे तक भागे वो और फिर वो फरार हो गए। अपना मुंह बांधे हुए थे उन्होंने। पूरे मामले में कितने 2 लोगों को गोली लगी है? 2 लोगों को। जो ये लड़का गोल्डी है, इसको छाती में लगी है, लेफ्ट साइड में अंदर चली गई है गोली, और दूसरे का हाथ में यहाँ पे फट गया हाथ उसका। 2 फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उनके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। मैं थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। रोती बिलखती आवाज में अपनी आप बीती सुना रही ये महिला एक आर्मी ऑफिसर की मंगेतर है। महिला ने अपने और उसके होने वाले पति के साथ होने वाली प्रताड़ना की पूरी खबर कैमरे पर सुनाई, जिसे सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। महिला ने पुलिस पर न सिर्फ हाथ पैर बांधकर पीटने का आरोप लगाया, बल्कि पैंट उतारना, प्राइवेट पार्ट दिखाना और रेप की धमकी देने जैसे संगीन इल्जाम भी लगाए। आपको बता दें, ये मामला उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर का है। पुलिस की क्रूरता झेलने वाले आर्मी ऑफिसर सिख रेजिमेंट का हिस्सा हैं। उनकी मंगेतर भुवनेश्वर में अपना रेस्टोरेंट चलाती हैं। महिला ने न्यूज एजेंसी को बताया कि रात करीब 1 बजे मैं अपना रेस्टोरेंट बंद करके घर लौट रही थी, तभी कुछ युवकों ने मेरे साथ बदसलूकी की, जिसकी हमने पुलिस से मदद लेने के बारे में सोचा और सीधे भरतपुर थाने पहुंचे। भुवनेश्वर में पुलिस के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार के कारण गिरफ्तार सैन्य अधिकारी की मंगेतर ने गुरुवार को दावा किया कि हिरासत में लिए जाने के बाद उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ। रविवार रात को भरतपुर थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा गिरफ्तारी की गई महिला को हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। अब उड़ीसा पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए इस आरोप पर 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें भरतपुर थाना प्रभारी भी शामिल है। उड़ीसा पुलिस के आधिकारिक बयान के मुताबिक पुलिस कर्मियों में
में थाना प्रभारी दीना कृष्ण मिश्रा, सब इंस्पेक्टर बेसिलिनी पांडा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सलीलियमी साहू, सागरिका राठ और कांस्टेबल बलराम हांडा पर एक्शन लिया गया है। बयान में कहा गया है कि निलंबन के दौरान अधिकारी भुवनेश्वर कटक के पुलिस आयुक्त के अनुशासनात्मक नियंत्रण में रहेंगे। उड़ीसा सेवा संहिता के नियम 90 के अनुसार इन्हें निर्वाह और महंगाई भत्ता मिलेगा। आपको बता दें ये घटना 15 सितंबर की है। पुलिस ने पीड़ित को बदतमीजी के आरोप में गिरफ्तार किया था। 19 सितंबर को हाईकोर्ट से जमानत के बाद उनका भुवनेश्वर एम्स में इलाज कराया गया, जिसके बाद उन्होंने ये खुलासा किया। पीड़ित के आरोपों के बाद डीजी के निर्देश पर गुरुवार को चांदका थाने में शिकायत दर्ज हुई। उन्होंने क्राइम ब्रांच को आदेश दिए, जिसके बाद भरतपुर के इंस्पेक्टर इंचार्ज समेत 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। इस घटना को लेकर कई आर्मी ऑफिसर और उनका परिवार प्रदर्शन कर रहा है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं। ये आज उड़ीसा स्टेट एक्स सर्विसेज लीग, जिसका मैं पहले 6 साल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, अभी उनका एडवाइजर हूँ। तो आज ये जो एक्स सर्विसेज रैली बुलाया गया है यहाँ पे, ये एक शांतिपूर्ण रैली है, एक पीसफुल रैली है, जिसको ये करने का जो मेन मकसद है, इसका मकसद ये है कि हमने पुलिस को एक अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट पुलिस को, कि इनकी जो कार्रवाई में कुछ बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव चाहिए। इनकी जो इनको सिखाया गया है, जो इनको ट्रेनिंग दिया गया है, उस हिसाब से ग्राउंड में ये काम नहीं करते हैं। ये पुलिस जो पब्लिक है, उनको जिस तरीके से उन्होंने सर्विस देना चाहिए, सर्विस के बदल में उनको ब्रुटलिटी, उनके अगेंस्ट में जिस तरीके से उन्होंने एक्शन कर रहे हैं, कोई मदद के लिए जाता है पुलिस स्टेशन, उसको मार के भगा देते हैं। ये ऊपर से शुरू होगा, ये डीजीपी लेवल से शुरू होगा, ये नीचे नहीं होगा, क्योंकि इनका आदत बन चुके। पिछले 24 साल से यहाँ जंगल राज चल रहा था। बताते चलें, डीएसपी नरेंद्र कुमार बेहरा के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की 5 सदस्यीय टीम ने घटना की जांच के लिए भरतपुर पुलिस स्टेशन का दौरा किया। टीम ने 4 घंटे से अधिक समय तक कर्मचारियों से पूछताछ की। हालांकि जांच में समस्या आई। दरअसल पुलिस स्टेशन में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था और पूछताछ के दौरान आईआईसी दीना कृष्ण मिश्रा अनुपस्थित थे। अदालतों में आमतौर पर मर्यादा बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। किसी मामले की पैरवी में बहस करते हुए कई बार जब वकील लाइन से हटते हैं तो जज सख्ती से उन्हें रोकते हुए मर्यादित रहने की हिदायत भी देते हैं। लेकिन तब क्या हो जब खुद जज मर्यादा पार कर जाएं? कुछ ऐसा ही हुआ कर्नाटक हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान, जब कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज अचानक अंडरगारमेंट पर ही कमेंट करने लग गए। उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं रहा कि उस समय महिला वकील भी कोर्ट में मौजूद थीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बेहद कड़ाई से संज्ञान लिया है। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस वेदव्यास 4 श्रीशानंद मकान मालिक किराएदार के बीच छिड़े विवाद की सुनवाई कर रहे थे। तभी उन्होंने बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को मिनी पाकिस्तान बता दिया। इतना ही नहीं, इसी दौरान उन्होंने महिलाओं से नफरत दर्शाने वाला एक कमेंट भी किया। इस कोर्ट की सुनवाई से जुड़ी जो वीडियो वायरल हो रही है, उसमें जस्टिस श्रीशानंद हाई कोर्ट की कार्रवाई के दौरान एक महिला वकील को फटकार लगाते हुए दिख रहे हैं। साथ ही इसमें उन्हें कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए भी सुना जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय भी शामिल थे। उन्होंने इस पर सख्त कमेंट करते हुए कहा कि सोशल मीडिया कोर्ट रूम की कार्रवाई को मॉनिटर कर रही है। ऐसे में हमें कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी कमेंट करते समय शालीनता बनाए रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने साथ ही संवैधानिक कोर्ट में जजों की टिप्पणियों को लेकर सख्त गाइडलाइन बनाए जाने की जरूरत भी महसूस की। बेंच ने इस पूरे मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट तलब की है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस श्रीशानंद के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें वे विवादास्पद टिप्पणियां करते हुए नजर आए। इसमें वे बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को मिनी पाकिस्तान कहते हुए भी सुनाई दिए। वहीं दूसरे वीडियो में एक महिला वकील पर असंवेदनशील टिप्पणी करते हुए भी वे साफ सुने जा सकते हैं। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रही है, जिसकी लोग जमकर आलोचना भी कर रहे हैं।
इस तरह का मामला सामने आने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इसे बेहद गंभीर मानते हुए खुद इस मामले का संज्ञान लिया। CJI चंद्रचूड़ ने अगले 2 दिनों में इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट तलब की है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। संभावना जताई जा रही है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग वाली इस वीडियो के सामने आने पर CJI ने इस पर संज्ञान लिया, तो वहीं सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने भी इसे शेयर किया है। जांच को लेकर के थोड़ा संदेह में है, वास्तविकता सामने आए। मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनके सामने इस प्रकरण को रखेंगे और सभी कोशिश ये करेंगे कि ये मामला CBI को दे दिया जाए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले किरोड़ी लाल मीणा को लेकर सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। जयपुर से दिल्ली तक किरोड़ी को मनाने की कोशिश हुई, मगर अभी तक बात नहीं बन पाई। इस बीच शुक्रवार को दौसा से आई तस्वीरों ने भाजपा गलियारों में हलचल तेज कर दी। दरअसल किरोड़ी के दौसा आवास पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का जमावड़ा देखा गया। 2 कांग्रेसी सांसदों, 5 विधायकों और एक पूर्व विधायक के साथ किरोड़ी लाल मीणा का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई तो सवाल भी उठने लगे। सवाल ये कि क्या किरोड़ी का भाजपा से मोहभंग हो गया है? क्या किरोड़ी को कांग्रेस से ऑफर मिला है? और सवाल ये भी कि मान मनोबल के बावजूद इस्तीफा वापस नहीं लेने वाले किरोड़ी लाल मीणा के मन में आखिर क्या चल रहा है। किरोड़ी के आवास पर गए कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल में टोंक सांसद हरीश मीणा, भजनलाल जाटव, विधायक घनश्याम मेहर, इंदिरा मीणा, रामकेश मीणा, अनीता जाटव, मांगीलाल और पूर्व विधायक लाखन सिंह मीणा शामिल थे। बताया जा रहा है कि वे नाबालिग बेटी स्वर्गीय डिंपल मीणा हत्याकांड प्रकरण में न्याय की गुहार लेकर किरोड़ी के आवास पर पहुंचे थे। सभी ने डिंपल मीणा हत्याकांड की जांच को लेकर किरोड़ी लाल मीणा के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं इस मुलाकात को लेकर भाजपा में कई प्रकार की अटकलों का दौर शुरू हो गया। डिंपल मीणा हत्याकांड को लेकर के, जिसका पिछले 4-5 महीने से शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है, उस मुद्दे को लेकर के डॉक्टर साहब से मिले, समाज के हमारे मुखिया के नाते। इसमें नॉन पॉलिटिकली, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी का कोई भी विधायक हो, हम सब लोग समाज के नाते डॉक्टर साहब के पास आए हैं। सांसद भी हैं, ST SC के सब लोग हैं। इस मुद्दे को लेकर के समाज में बहुत भ्रम की स्थिति हो रही है। पुलिस ने जो जांच की है, उस जांच से समाज संतुष्ट नहीं है। हम जनप्रतिनिधि भी उस जांच को लेकर के थोड़ा संदेह में हैं। हमने डॉक्टर साहब को पूरा प्रकरण समझाया, उनके पास पूरी रिपोर्ट भी है, हमने रिपोर्ट भी देखी है, लेकिन फिर भी हमारे समाज के जो पंच पटेल हैं, उनके भी ये मुद्दा जो है संदेह के घेरे में आ रहा है। तो हमने अभी डॉक्टर साहब से अनुरोध किया है कि इस प्रकरण को जो पुलिस ने जांच की है, उस जांच पे जो संदेह प्रकट किए जा रहे हैं वो खत्म हो और सही स्थिति समाज के सामने आए, जिससे समाज में जो अभी आक्रोश जो फैला हुआ है वो रुके और वास्तविकता सामने आए। डॉक्टर साहब ने अभी मुख्यमंत्री जी से समय लिया है। हमने उनसे अनुरोध किया था कि आप इस प्रकरण की CBI जांच करवा दी जाए, तो निश्चित रूप से उस जांच रिपोर्ट पे, उस निर्णय पे समाज में भी इसमें एक राय व्यक्त की गई है। और मुख्यमंत्री जी ने अभी डॉक्टर साहब को समय दिया है, अभी आ जाएगा और हम सब लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे हमारे समाज की जो भावना है वो भावना को प्रकट करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इसमें निष्पक्ष रूप से जो परिणाम आए वो प्रकट होना चाहिए। डिंपल प्रकरण जो हिंडौन में हुआ था, जिसका काफ़ी दिनों से धंधा भी चल रहा है, चारों तरफ से आवाज़ भी उठ रही है, जो जांच राज्य पुलिस ने की है उसको ये पूरी नहीं मानते, आधी अधूरी मानते हैं। तो सभी की मानसिकता ये किसी प्रकार का संतोष नहीं फैले, लोगों में
भ्रम की जो स्थिति बनी है वो खत्म हो, तो उसको मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनके सामने इस प्रकरण को रखेंगे और सभी कोशिश ये करेंगे कि ये मामला सीबीआई को दे दिया जाए ताकि भ्रम की स्थिति खत्म हो सके। वैसे तो मेरी दृष्टि में पुलिस ने जांच ठीक की है, फिर भी जब पूरा समाज ये चाहता है सीबीआई, तो मुख्यमंत्री जी को सब सांसद इरेलेवेंट टू द पॉलिटिकल पार्टी अनुरोध करेंगे सीबीआई को दे दिया। आपको बता दें 9 मई को करौली जिले के हिंडौन सिटी में 10 साल की मूक बधिर बच्ची डिम्पल मीणा को जली अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस वक्त डिम्पल किसी भी तरह का बयान देने की स्थिति में नहीं थी। इसके बाद उसे गंभीर हालत में जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया था, जहां 20 मई को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद डिम्पल मीणा के न्याय की मांग की जा रही है। Very excited, and I would like to start with Namaste Modi ji. A very warm welcome to you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर से 23 सितंबर तक 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकों और कार्यक्रमों में वह हिस्सा लेंगे। इसमें क्वाड लीडर्स समिट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में वह शामिल होंगे। इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच दवा क्षेत्र में एक समझौते और इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे से जुड़े एक समझौते पर मुहर लगने की भी उम्मीद है। पीएम मोदी शनिवार तड़के अमेरिका के लिए रवाना होंगे और सीधे राष्ट्रपति बाइडेन के डेलावेयर स्थित आवास जाएंगे, जहां उसी दिन क्वाड लीडर्स समिट आयोजित होगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 पहले भारत में ही आयोजित होना था, लेकिन अमेरिका के अनुरोध पर भारत ने इसे 2025 तक के लिए टाल दिया, जिससे राष्ट्रपति बाइडेन एक बार फिर पीएम मोदी, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की मेजबानी कर सके। भारत के विदेश सचिव विक्रम ने कहा कि इन चारों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इनमें गाजा की स्थिति, रूस, यूक्रेन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता शामिल है। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान तीनों नेताओं के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। अमेरिका दौरे में बातचीत के लिए पूरी लिस्ट तैयार भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात शनिवार यानी कि 21 सितंबर को ही होगी। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी। इनमें भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करना भी शामिल है। इस मुलाकात में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। इनमें से एक समझौता है IPEF से जुड़ा है। IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। इसके तहत भारत 2 और क्षेत्रों स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। इसके अलावा भारत अमेरिका दवा क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी समझौता हो सकता है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच रूस यूक्रेन पर भी चर्चा होगी। ये मुद्दा क्वाड देशों की बैठक में भी उठेगा। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। हालांकि भारत ने अभी तक शांति पहल का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। भारत सरकार का कहना है कि वह इस मामले में सीधे मध्यस्थता नहीं करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि नेताओं के बीच बातचीत जारी है। किसी भी प्रस्ताव को आगे रखने के लिए हमें यह देखना होगा कि कितनी सहमति बनती है और क्या हम एक ऐसे चरण तक पहुंच सकते हैं जहां एक प्रस्ताव को बड़े दर्शकों के सामने रखा जा सके। इसलिए मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने आगे कहा कि भारत IPEF के 2 और स्तंभों में शामिल हो रहा है। व्यापार स्तंभ में भारत की भागीदारी को लेकर बातचीत जारी है। IPEF में 14 इंडो पैसिफिक देश शामिल है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में विकास और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। 2022 में शुरू किया गया IPEF 14 देशों की एक पहल है, जिसमें 4 स्तंभ है: व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। भारत आपूर्ति श्रृंखला स्तंभ का अप्रूवल पहले ही कर चुका है। क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम और जापान के पीएम एंथनी अल्बनीज और फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। दोनों नेता भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा के लिए ठोस बातचीत भी करेंगे। उनकी बातचीत में रक्षा, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष के मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
22 सितंबर को मोदी न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे, जिसका आयोजन स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। पीएम मोदी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओ के साथ एक गोलमेज बैठक की मेजबानी भी करेंगे। अमेरिका की कुछ सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रमुखों के इसमें मौजूद रहने की भी उम्मीद है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा का समापन 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में उनके संबोधन के साथ रहेगा। इसमें प्रधानमंत्री भारत की प्राथमिकता अर्थात समावेशी और न्यायसंगत सतत विकास, सहयोग और ग्लोबल साउथ के सामने आने वाली मुद्दों को रेखांकित करेंगे। भारत में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के दौरान उठाई गई चुनौतियों का उल्लेख समिट ऑफ द फ्यूचर के दौरान किया जा सकता है। 2 दिवसीय यह शिखर सम्मेलन वर्तमान के मुद्दों और भविष्य की चुनौतियों पर एक नई वैश्विक सहमति बनाने के लिए दुनिया के नेताओं को एक साथ लाने का संयुक्त राष्ट्र का एक प्रयास है। वहीं न्यूयॉर्क में मोदी और अन्य देशों के प्रमुखों के बीच कई द्विपक्षीय बैठकें होने की उम्मीद भी है। कुल मिलाकर के इस बार का अमेरिका दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ खास और अलग होने वाला है। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जब बनेगी और बनना शुरू होगी तो धर्मेंद्र यादव को जवाब मिल जाएगा। मुझे लगता है कि सदन में ही जवाब दे दिया था वित्त मंत्री जी ने, जब उन्होंने ये सवाल सदन के अंदर कहा था कि पहले के जो सांसद थे उन्होंने कहा था कि रेलवे लाइन पास हो गई है तो उस पर पैसा ही नहीं आया, तो वित्त मंत्री ने खुद सदन में कहा कि उस पर पैसा पास हो गया है। तो सदन के अंदर ही उनको जवाब मिल गया था और आगे अब जब धरातल पे चीज़ें होने लगी तो बाकी जवाब भी मिल जाएगा उनको। चलिए आ रहा है कि विधानसभा चुनाव में आप उतर सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। नहीं, मुझे आप सब जानते हैं कि मैं फिल्मों में इतना ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ कि मेरे पास इतना समय नहीं है। हाँ, वो जब चुनाव था, प्रधानमंत्री जी का चुनाव था और उसमें पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि आपको इस जगह लड़ना है तो मैं लड़ लिया, लेकिन अब बाकी और लड़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास हर महीने एक फिल्म है और मैं कितना दिन तक उन लोगों को बैठा सकता हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है, वो करना पड़ेगा। लगातार योगी जी पर हमला कर रहे हैं, कहीं उनको आप मठाधीश समझिए, वो संत नहीं है। मुझे लगता है कि राजनीति में देखिए न कुछ गलत होता है न कुछ सही होता है, अपना अपना नज़रिया होता है। तो जिस नज़रिए से अखिलेश जी किसी भी चीज़ को देखते हैं ये उनका नज़रिया है और योगी जी जिस चीज़ को अपने नज़रिए से देखते हैं उनका नज़रिया है। तो मुझे लगता है कि पूरा प्रदेश ये जानता है, पूरा देश जानता है कि योगी जी ने किस तरह से उत्तर प्रदेश की छवि को सुधारा है, उत्तर प्रदेश में कितना काम किया है, उत्तर प्रदेश को कितना आगे लेके आए हैं, ये पूरा देश जानता है। इसके लिए अखिलेश यादव जी के कन्फर्मेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं अखिलेश जी, सनातन धर्म को लगातार कह रहे हैं कि जो संत हैं वो मठाधीश हैं, वो माफिया हैं, क्योंकि उनकी राजनीति ही वही है, वो उसको तो हमको समझना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी की राजनीति ही यही है कि वो समझते हैं कि वो हिंदुओं का खिलाफत करके, सनातन का खिलाफत करके, मुसलमानों को खुश करके और राजनीति करेंगे और इसमें वो सफल भी हैं। मुझे लगता है कि मुझे लगता है जिस चीज़ पे हमलावर वो रहते हैं उसका वो जो तथ्य है वो निकाल लें कि कोई भी ऐसा अगर कुछ भी होता है तो एक साधारण आदमी के पीछे तो ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा कोई इनामी बदमाश होगा या कोई ऐसा अपराधी होगा जिसके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी होगी तो कार्रवाई करेगी। क्या योगी सरकार जात देख के इनकाउंटर करती है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है अगर जात देख के इनकाउंटर करती तो विकास दुबे का क्यों इनकाउंटर किया? समाजवादी पार्टी ने कल या परसों में 2 लाख रुपया उसके परिवार को इनाम भी दिया है, इसे क्या दर्शाना चाहिए? किसके परिवार को? मंगेश यादव को मुआवजा दिया। अब वो क्या मैटर है पूरा उसको समझेंगे तब तो समझ में आएगा क्या है, क्या उसके पीछे का तथ्य क्या है, वो जानने के बाद ही समझ में आएगा। हरियाणा में कुमारी शैलजा को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए ऑफर दे दिया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक कार्यक्रम में कहा कि बहन कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ है। हमने कई नेताओं को अपने साथ मिलाया है और हम तैयार हैं उन्हें भी अपने साथ लाने के लिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के दलित नेता कुमारी शैलजा का अपमान हुआ। शैलजा को गालियां तक दी गईं और अब वो घर बैठे हैं। खट्टर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गांधी परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा, इस अपमान के बावजूद उन्हें कोई शर्म नहीं आई।
आज एक बड़ा वर्ग सोच रहा है कि क्या करें। हमने कई नेताओं को अपने साथ मिलाया है और हम तैयार हैं उन्हें भी अपने साथ लाने के लिए। खट्टर की इस टिप्पणी ने हरियाणा की चुनावी राजनीति में हलचल मचा दी है, खासकर तब जब कुमारी शैलजा पिछले हफ्ते से पार्टी के प्रचार से दूर हैं। हालांकि वो अपने घर पर समर्थकों से मिल रही हैं, लेकिन क्षेत्र में सक्रिय नहीं दिख रही। दलित वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां भी शैलजा को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं। 13 सितंबर को शैलजा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था, लेकिन उसके बाद ना ही वो हरियाणा के प्रचार अभियान में शामिल हुई, ना ही सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। वहीं कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर खट्टर ने कहा, ये संभावनाओं का संसार है और संभावनाएं टाली नहीं जा सकती, इसलिए समय आने पर इन सब का जवाब मिलेगा। उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाने की बात भी कही। इसी बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, जब कांग्रेस अपनी दलित नेता कुमारी शैलजा का सम्मान नहीं कर पाई तो वो प्रदेश के बाकी दलितों का क्या करेगी। शैलजा की नाराजगी ने हरियाणा की चुनावी राजनीति में हलचल मचा दी है। हाल ही में बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी शैलजा के बहाने कांग्रेस पर हमला किया था, जिससे ये मुद्दा और गर्मा गया है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने हरियाणा में 19 सितंबर को अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे नेता आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आप सब जान लीजिए कि संविधान हमारी पहचान है और आरक्षण को हम खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का भी जिक्र किया और कहा कि आपने देखा होगा हुड्डा के समर्थकों ने शैलजा के बारे में कितनी बुरी बातें कही। वो एक बड़ी दलित नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने राहुल को निशाने पर लेते हुए कहा, हरियाणा की अपनी दलित बेटी इनसे बर्दाश्त नहीं होती, हमारा सम्मान तो ये लोग क्या ही करेंगे। कुमारी शैलजा के लिए हुड्डा के समर्थक कितना बुरा बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता चुप रहे। वो दलितों की बड़ी नेता हैं। कांग्रेस दलितों को कभी सम्मान नहीं देती और न भविष्य में देगी। हम कुमारी शैलजा का पूरा सम्मान करते हैं। हरियाणा को बताना चाहते हैं कि आप दलित होकर कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा दलित विरोधी ही रहेगी। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली का प्रतिबिंब।